Morning, everyone. So here, welcome back to the Sigma Institute of Excellence. I am Akash और आज हम फिर से हमारा ऑडिट का चैप्टर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑडिट का ओरिजिन कैसे हुआ, जो हमने देखा था कि जो वर्ड ऑडायर है उससे जो हमारा वर्ड ऑडिट है वो ओरिजिन हुआ था। ठीक है, अभी आगे हमने देखा था कि भाई मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो मीनिंग एंड नेचर में हमने देखा था कि भाई ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, पर किसका? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है पर किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। और ये एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मोटिव क्या है हमारा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो इसका हमने बहुत इन डिटेल में भी सारे चेक पॉइंट्स को देखा था, जैसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फिर अपना ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर कोई भी एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, उसके साइज से भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही लीगल फॉर्म से फर्क पड़ता है। फिर ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंडक्ट करना ही क्यों है? बिकॉज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो पर्पस क्या है ऑडिट का? ओपिनियन देना। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, गेट बैक टू द टॉपिक। तो हमारा अभी हमें देखना है कि भाई ऑडिट करने का मेन मोटिव क्या था, हमारा पर्पस क्या था? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। अभी अभी हमें क्या देखना है कि भाई पहली बात तो ये चीज समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है? मैनेजमेंट के पास। ठीक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो ऑडिट करना होता है और उसको और ऑडिट करके जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है? अपने ऑडिटर के पास। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो क्लियर कर देते हैं कि भाई ऑडिटर ऑडिट करता है, पर जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करता है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है कंपनी का। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, हम तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसमें वहां पे देखना है कि भाई कोई मिस स्टेटमेंट, मतलब कोई गलत स्टेटमेंट है या नहीं, कोई फ्रॉड दिख रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ही बनाएंगे और हम ही चेक करेंगे, दैट्स नॉट द केस। मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए, पर ऑडिट के लिए तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इधर आगे क्या बोला है? ऑडिटर एक्सप्रेस करता है ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बाय मींस ऑफ रिटन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, हम आगे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, पर इतना अभी बेसिक देख लेते हैं कि जो ऑडिटर है ना, वो प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पैराज होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट पैराज जैसे कि किसी में कंपनी के बारे में हो गया, फिर ओपिनियन होता है, उसमें बेसिस फॉर ओपिनियन होता है, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑडिटर की क्या होती है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पैराज होते हैं। और फिर मतलब ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया है उसका बेसिस क्या था, जैसे कि एडवर्स है या डिस्क्लेमर है या क्वालिफाइड ओपिनियन है या तो फिर नॉर्मल ओपिनियन है, ये सारा देने का अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, ये सारे देने का बेसिस क्या है और ये क्यों दिया है, ये सब ऑडिट रिपोर्ट में इन डिटेल पढ़ेंगे हम आगे। पर अभी इतना देख लेते हैं कि भाई ऑडिटर अपना ओपिनियन जो है, हमने देखा था ना, ओपिनियन देना है उसको, वो ओपिनियन कहाँ देता है? रिटन ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, अभी ये करते वक्त, ओपिनियन देते वक्त, क्या वापस ओपिनियन देते वक्त ऑडिटर देखता है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो मिसलीड नहीं करने चाहिए किसी को भी, इसलिए वो क्या इंश्योर करता है?
वो अपने देखते हैं। ठीक है, इधर ये 6 पॉइंट्स है, उसमें अपने देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड नहीं करने चाहिए, इसलिए ऑडिटर क्या इंश्योर करता है और ये सब वो कर क्यों रहे हैं, वापस अपने कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ओपिनियन देना है उसको, ठीक है, क्या देना है, ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स पे, कैसा कंपनी का फाइनेंशियली पोजीशन है उस पे, ठीक है, तो उस पे ऑडिटर को ओपिनियन देना है। तो उसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें वो इंश्योर करेगा कि वो एटलीस्ट जो हम नीचे के 6 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो तो नहीं है उसमें। जैसे कि पहला वाला कि भाई जो अकाउंट्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड ना करे किसी को, इसलिए वो इंश्योर करता है कि जो अकाउंट्स है वो ड्रॉन अप किए गए हैं विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सारी फिगर्स है, जो भी अमाउंट्स है, वो विद रेफरेंस टू अपने जनरल या कोई दूसरी कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट या जो भी है, वो सारे उसके हिसाब से ही अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रिपेयर हुए हैं ना। ओके, तो वो इंश्योर करेगा वो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो कंपनी के अकाउंट्स है, वो विथ रेफरेंस टू जो एंट्रीज है बुक्स में, उसके हिसाब से ही तो बने हैं ना। फिर दूसरा वाला पॉइंट आता है अपना कि जो एंट्रीज है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो एडिक्वेटली सपोर्टेड है बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। इसको आप कीवर्ड की तरह हाईलाइट कर लो, ये ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे हम बहुत बार इसके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 4 में तो इसको बहुत इन डिटेल बताया गया है। ठीक है, अभी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब मैं इतना सिंपल आपको बता सकता हूँ, इन डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में आएंगे ना, तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई सफिशिएंसी क्या होता है, एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है, ठीक है, एविडेंस क्या है, वो सब आगे हम देखेंगे। पर अभी इतना समझ लेते हैं कि भाई जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसका मतलब ये है कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज है ना, हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जहां वहां पे जो भी एंट्रीज की गई है, मतलब जनरल एंट्रीज या कोई भी बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज जो भी की गई है, वो एडिक्वेटली सपोर्टेड है कि नहीं बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब अपनी मर्जी से ही तो आप कोई भी एंट्रीज तो नहीं कर रहे हो ना, है ना, जो एंट्रीज है, जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो एक्चुअली में अकर हुए हैं, वही एंट्रीज कर रहे हो ना। तो वही इंश्योर करता है कि कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एंट्रीज है, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब एविडेंस के बेस पे ही की गई है ना, ऐसे ही वेग एंट्रीज तो नहीं की गई है ना। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने सेल्स दिखानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरी सेल्स दिख रही है, ठीक है, जैसे अपने कर देते एक सेल्स की एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और दूसरा इंटरप्शन वापस आते हैं अपने कि भाई जो अपने एंट्रीज पे थे कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नेक्स्ट टाइम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, अभी ये जैसे एक एंट्री की, तो ये 5 lakhs की है। अभी ये एंट्री मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दी, मेरे जर्नल में दिख रही है। अभी ये एंट्री मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डेटर बैलेंस शीट में दिखेगा, और सेल्स मेरे पीएनएल में दिखेंगी, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आप बोलते हो। तो ये एंट्रीज वहां पे दिखेंगी 5 lakhs पे। तो अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एंट्रीज दिख तो रही है, अभी इसका एविडेंस क्या है, ये एंट्रीज का एविडेंस क्या है, किस बेसिस पे एंट्री की है मैंने ये, तो वो मैं चेक करूंगा कि भाई एक्चुअली में जो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट है, जो आप बीआरएस करते थे ना 12th स्टैंडर्ड में, वो बैंक आई गेस 11th स्टैंडर्ड में था, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो उस पे है। तो जो भी ये बैंक स्टेटमेंट है ना, वो उसमें देखेंगे कि भाई ये जो 5 लाख रुपीज है, वो पार्टी से मिले हैं कि नहीं, ठीक है।
ऐसे ही तो रिकॉर्ड नहीं कर दिए ना सेल्स। और मतलब डेटर से मिले हैं कि नहीं। और सेल्स के लिए अपने एक और श्योरिटी देखेंगे कि भाई जो हमारे इन्वेंट्री है या जो सेल्स जो हमारे सेल्स बुक है उसमें एंट्री हुई है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि भाई इन्वेंट्री कितनी है, कितनी गई और कितनी थी पहले। फिर ये सेल्स बुक वाली एंट्रीज देखेंगे, सेल्स बुक में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना अपने देखेंगे ये एविडेंस के तौर पे, ताकि हमें पता चल सके कि जो बुक में, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज है ना वो सही तौर पे किए कि नहीं, मतलब ऐसे ही फालतू में तो एंट्रीज करने के लिए तो नहीं कर दी है। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि कोई भी जो एंट्रीज है ना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ओमिट नहीं की इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। मतलब कि जब आप सारी जगह मतलब आप जब एंट्रीज कर रहे होते हो ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, तो कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है। ओमिट इन द सेंस रह नहीं गई है, मतलब सारी एंट्रीज कर दी। ये एक एजर्शन भी है हमारा कि कंप्लीटनेस, वो बोलता है कि भाई जो भी एंट्रीज है वो सारी हो चुकी हो। तो मतलब आगे हम उस असर्शन के बारे में पढ़ेंगे, पर अभी इतना देख लो कि भाई जो भी एंट्रीज मुझे करनी चाहिए थी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी एंट्री कर दी है, कोई भी रह नहीं गई है। ठीक है, अब फोर्थ वाला पॉइंट है। फोर्थ वाला क्या कहता है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे की है ना बाय द स्टेटमेंट्स वो क्लियर और अनएम्बिग्युअस है। मतलब जो इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है स्टेटमेंट में वो क्लियर और अनएम्बिग्युअस है। क्लियर मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपको चीजें दिख रही है ना वो क्लियर है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे पास एविडेंस है उसको सपोर्ट करता हुआ। और अनएम्बिग्युअस, अनएम्बिग्युअस इन द सेंस वही वो क्लियर है, मतलब समझ रहे हो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आप रिलोकेट कर पा रहे हो। हाँ, डेटर्स इतने का है तो सेल्स इतने की है, कैश बैलेंस इतना गया है, कितना आया है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सब आप एक्चुअली में है ना पिन पॉइंट मेजर कर पा रहे हो। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसा होना चाहिए, वो इंश्योर करेगा ऑडिटर। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या है इधर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स है ना वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड हुए हैं इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी अपने इंटर में पढ़ रहे हैं ना बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग जिसके बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्रीज के लिए AS2, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए AS10, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए 26, फिर अपना AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे AS है, तो 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अपने देखने वाले वो अकाउंट्स में देखने वाले अपने। पर उसके उससे पहले कि जो इधर ऑडिट में अपने देखते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इन कंफर्मिटी है ना, मतलब उसके हिसाब से ही बने हैं ना, उसको आपने अनफॉलो तो नहीं किया ना। फिर प्रॉपरली क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड है ना, मतलब जैसे कि AS2 बोलता है इन्वेंट्रीज का कैसे डिस्क्लोजर करना है, कैसे इन्वेंट्री को पहचानना है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है इन्वेंट्री का। सिमिलरली फॉर AS10 वो भी बोलता है कि भाई किसी चीज को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरफ पे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसको मेजर कैसे करोगे, डिस्क्लोज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो AS बताते हैं ना, AS2, AS10 और बहुत सारे AS है, तो जो AS बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर आप इंड AS ले लो जो बड़ी बड़ी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, उसके लिमिट्स भी हम जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें आएंगे। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंड AS है वो आपको उसको ही ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मतलब ऑडिटर इंश्योर करेगा कि भाई जनरली कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS के हिसाब से बनते हैं। तो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड AS है या नहीं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है प्रेजेंट करे ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जो प्रॉफिट है हमारा वो या लॉस है तो वो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि नहीं, मतलब P&L जो होता है हमारा कंपनी का, और अगर NGO या उसके लिए है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो क्लियरली
प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है या वो सही से बता रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर अपनी जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है। तो जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है ना हमारी, वो भी सही से डिफाइंड है कि नहीं, समझ रहे हो। मतलब उसमें भी कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में भी हम अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपने शायद 11th स्टैंडर्ड्स में भी पढ़े होंगे। जो अकाउंट गोइंग कंसर्न, अकाउंटेंसी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, प्रूडेंस, फिर कंसिस्टेंसी, ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही ध्यान में रखते हुए जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं कि नहीं, वो इंश्योर करने। जैसे कि गोइंग कंसर्न हो गया, मैं एक बार लिख देता हूं। फिर एक्रूअल हो गया, फिर कंसिस्टेंसी हो गया, प्रूडेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे। फिर मैचिंग कंसेप्ट आता है। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए ही बनाने हैं अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मेन क्या रिप्रेजेंट करे, ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए एंटिटी की हालत का। जो हमारी जो एंटिटी है जिसका ऑडिटर है, उसकी कंडीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाना चाहिए। ओके, एकदम क्लियर। अभी ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ये क्या देखी कि भाई ऑडिटर क्या क्या चीजें इंश्योर करेगा ताकि जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑडिट रिपोर्ट देख रहा है वो सेटिस्फाई हो। उसमें क्या क्या चीजें इंश्योर करेगा, सबसे पहला कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जो एंट्रीज हुई है उसके हिसाब से बने हैं कि नहीं। दूसरा कि कोई भी एंट्रीज, दूसरा वाला क्या था कि जो भी एंट्रीज है उसके पीछे एक हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है कि नहीं करने के लिए। तीसरा है कि भाई कोई भी एंट्रीज इन दी प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, मतलब जब आप अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हो तो कोई भी एंट्री ओमिट नहीं की है आपने, ठीक है। चौथा वाला क्या था, जो इंफॉर्मेशन जो कन्वे कर रहे हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, क्लियर और अनएम्बिग्यूअस, ठीक है। फिफ्थ वन क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी अमाउंट्स है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब्ड है और डिस्क्लोज्ड है। वापस क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज, CDD है कि नहीं, इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है लास्ट वाला, कि वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। किसका, कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स का और असेट्स एंड लायबिलिटीज का, ठीक है। तो ऑडिटिंग क्या प्रोवाइड करता है, अश्योरेंस, ठीक है। बेसिक नेचर क्या है कि वो अश्योरेंस देता है, किसको, अश्योरेंस इन द सेंस कॉन्फिडेंस, किसको देता है वो कॉन्फिडेंस, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसको, ठीक है। वो बताता है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही है, ठीक है। वो उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताता है। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई हाँ ऑडिटर ने देखा है, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, इंस्पेक्शन किया है, ठीक है। इसको सही से एनालाइज किया है, उसका जो ओपिनियन होगा वो इन एनालिसिस या इंस्पेक्शन के बेसिस पे होगा, मतलब सबसे सही होगा। तो कॉन्फिडेंस मिलता है किसको, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, अभी हम आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग रिलेशनशिप विद द डाइवर्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी हम ये चार्ट के थ्रू समझेंगे कि ये हमारा बीच में क्या है, ऑडिटिंग। ओके, अभी ऑडिटिंग का अलग अलग जो भी नेचर्स हैं या जो भी सब्जेक्ट्स बोलते हो आप, उसके साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। मतलब ये सिंपल है, मतलब आपको तुरंत क्लिक होगा हाँ भाई ऐसा होता है, वो हम देखने वाले हैं अभी। जैसे इधर अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है अपना अकाउंटिंग। अभी हमने देखा ना अकाउंटिंग के साथ कैसे रिलेशन है ऑडिटिंग का, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडेस है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो भाई अकाउंटिंग का तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है ना, अकाउंटिंग का प्रोसेस तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑडिटिंग में। मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बेस होता है
वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाते हो। तो मतलब अकाउंटिंग तो मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हमारे ऑडिटिंग से, बहुत मतलब बोलते हैं ना बहुत अच्छा वाला कनेक्शन है अकाउंटिंग के साथ। तो ऑडिटर क्या करता है, देखो अकाउंटिंग के साथ देखते हैं कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का कैसे रिलेशन है। ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो सीए फाउंडेशन में देखी थी, पूरे हमने देखा था ना, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, फिर बहुत पूरा यूनिट था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, जर्नल और बहुत सारी चीजें, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स। तो वो सारी चीजें जो अकाउंटिंग प्रोसेस आपने देखी, वो हमारा ऑडिटिंग का तो क्या है, बेस है। वो सब चीजें तो ध्यान में रखनी ही पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त। ओके, फिर आता है अपना दूसरा लॉ, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना। तो ऑडिटिंग एंड लॉ का रिलेशनशिप कैसा है कि भाई ऑडिटर को ज्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉस का, जो एंटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। मतलब एंटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है ना, चाहे वो एलएलपी हो, एनजीओ हो या कंपनी हो, वो एंटिटी को जो भी लॉज एप्लीकेबल है ना, वो पर्टिकुलर लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तभी तो आप देख पाओगे कि भाई ये एंटिटी को जो लॉ एप्लीकेबल है, उस हिसाब से ही तो इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं कि नहीं, उस हिसाब से ही तो इसने कंप्लायंस किया है कि नहीं, वो चीजें देखनी होती है ना। इसलिए तो लॉ के साथ भी हमारा अच्छा खासा नाता है। फिर अभी आते हैं अपने तीसरा, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के आप बोलोगे इकोनॉमिक्स कैसे, तो अभी देखते हैं। ऑडिटर है ना, उसको फेमिलियर लेना पड़ता है विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट। मतलब क्लाइंट का किसके साथ क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या नहीं, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से मतलब कौन से एनवायरनमेंट में है क्लाइंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, फिर कौन कौन से ओवरऑल एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपने को ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस मतलब देखो, जो ऑडिटर होता है ना, उसको है ना आगे अपने देखेंगे, जो उसको है ना कई लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है मैनेजमेंट से, फिर कई लोगों से कंफर्मेशन लेना होता है, जैसे कि डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो वो सारे लोगों से कंफर्मेशन लेना होता है या इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है, तो उसमें ना थोड़ा सा ह्यूमन नेचर, जो हमारा जो बिहेवियरल साइंस है, उसका नॉलेज होना भी बहुत एसेंशियल है, ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज है, ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए, जो भी उसकी ड्यूटीज है, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन निकलवानी मैनेजमेंट से या कंफर्मेशन लेना एक्सटर्नल पार्टी, जैसे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स हो गए, वो सारी लोगों से अपने को डील करना होता है। तो उसमें बिहेवियरल साइंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और अभी नेक्स्ट आता है अपना ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखो, सीए फाउंडेशन में भी हमने स्टैट्स एंड मैथ्स पढ़ा था ना, तो मतलब हम भी तो इन फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे ना। तो इसलिए आप देखो, हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स भी देखेंगे, अकाउंट्स तो रग रगों में बह रहा है, सीए लिया है। फिर डेटा प्रोसेसिंग, ये भी पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, मतलब इन द सेंस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो अलग सब्जेक्ट होता था। फिर आईटी का भी एक सब्जेक्ट आता था, तो वो अभी तो नहीं है, पर ये सारी चीजें भी हम पढ़ते थे। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम इंटर का एक सब्जेक्ट है, वो भी देखना है। प्रोडक्शन, मतलब ये ना कॉस्टिंग से थोड़ा बहुत रिलेशन आ गया इसका। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, तो अपने को खुद को पता चलेगा भाई हाँ कहाँ से चीजें कनेक्ट हो पा रही है। ओके, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में देखेंगे अपने भाई, ऑडिटर के पास है ना स्टैटिस्टिकल। आगे हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब समझते हो, सिंपल की बहुत सारे डेटा में से, जैसे मेरे पास 1 लाख डेटा, 1 लाख समझ लो ना, 1 लाख मेरे पास बॉल्स है, ठीक है। अभी उसमें से मुझे कुछ बॉल्स निकालनी है, कितनी, 100। अब वो 100 क्या हो गई, और वन और 100 ऐसी बॉल्स जो 1 लाख को रिप्रेजेंट करे। तो 1 लाख क्या हो गया मेरा, 100 क्या हो गया मेरा सैंपल, ठीक है। मतलब बहुत सारे डेटा में से, दैट इज आवर पॉपुलेशन, उसमें से कुछ डेटा आप निकालते हो, तो उसे सैंपल कहते हैं। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का समझ आया ना, कि मीनिंगफुल कंक्लूजंस के लिए अपने को मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का जरूरत पड़ेगा। ईडीपी, ऑडिटिंग इट्स इन इटसेल्फ इज डेवलपिंग एन डिसिप्लिन इटसेल्फ। फिर
अभी अपने ऑडिटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात, ये भी एक मतलब मैंने आपको बताया जैसे एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम ये अपने आप हिसाब से एक ऑडिटिंग अपने आप डेवलप हो रहा है डिसिप्लिन। फिर ऑडिटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है देखेंगे हम कि भी जो एफएम में आप वर्किंग कैपिटल पढ़ने वाले हो, फंड्स का फ्लो देखने वाले हो, रेशियो एनालिसिस देखने वाले हो, कैपिटल बजटिंग देखने वाले हो, डिविडेंड डिसीजंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हो। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो ऑडिट के साथ इंटरलिंकिंग है, मतलब समझते हो, आपको वो सारी चीजें भी समझनी पड़ेगी, आपको समझ आना चाहिए, भाई बेसिक फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो आपको बताएगा, तो इसलिए कनेक्टेड है ऑडिट और एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन की बात करें, और गुड ऑडिटर वो होता है जो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट और उसके बिजनेस फंक्शन को, जैसे प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम और मार्केटिंग, मतलब कंपनी का ए टू जेड, वो बोलते हैं ना बाल की खाल उतार देने वाला, वो काम उसको ऑडिटर को आना चाहिए, मतलब उसका पूरा ए टू जेड बिजनेस की समझ रखे, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे बिक रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं, उसका पूरा कॉस्ट सिस्टम, फिर मार्केटिंग कैसे हो रही है, क्या नहीं, मतलब बहुत सारे जो आप कॉस्टिंग में जो चीजें पढ़ते हो वो सारी चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए ऑडिटर के पास। ओके, अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ये अभी चैप्टर का मेन क्रक्स तो अभी चालू हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। चलो, जब ऑडिटर कंडक्ट कर रहा होता है ना ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या हो रहा होता है, ऑडिट, जब ऑडिट हो रहा होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ऑडिटर का, इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 200। चलो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको है ना ऑडिट में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर नथिंग बट दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। क्या है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ऑडिट के लिए, मतलब आपको उसके हिसाब से ऑडिट करना होता है, वो आपको हेल्प करते हैं ऑडिट करने में, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो कि ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, वो स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है, ये स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है, जैसे अपने लॉ में सेक्शंस होते हैं ना, वैसे इधर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे ऑडिट करना है आपको, इन द सेंस गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से ऑडिट करना होता है अपने को। तो जो ऐसे 200 है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, 200 ऐसे, ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसए, जो ऐसे 200 है, वो क्या बोलता है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है ना ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट पता है ना कैसे इंडिपेंडेंट रहना है ना, आगे हमने डिस्कस किया है ना इंडिपेंडेंस को, वही। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है ना जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आर, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, और ऑडिट का कंडक्ट, ऑडिट कैसे करना है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आर। सबसे पहले उसमें दो चीजें, वापस थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि जब ऑडिट करना होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 200 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, और जो कंडक्ट क्या होना चाहिए ऑडिट करते वक्त इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, क्या है वो, सबसे पहला, to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। वापस, ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है ये आगे हम देखेंगे डीप में। तो मतलब पहले इतना समझ लो, इतना बेसिक में कि एश्योरेंस मतलब बोलते हैं ना एश्योर देना सामने वाली पार्टी को, जो हमारे जो यूजर्स है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको एश्योरेंस देना, कॉन्फिडेंस देना, उनको दिलासा देना, ठीक है, मतलब भरोसा दिलवाना, एश्योरेंस भरोसा दिलवाना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर किए गए हैं जैसे कि वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, अभी सिंपल वर्ड में इतना ही ध्यान रखो, मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है,
कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, एज अ होल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपिनियन देता है वो, ठीक है। एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट है, जो भी सिग्निफिकेंट चीज है उसको मटेरियल बोलते हैं अपने। तो वो फ्री है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। मैंने मिसस्टेटमेंट पहले भी बताया था, मतलब कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। जो मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्या नहीं है, मिसस्टेटमेंट, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। चाहे फ्रॉड की वजह से वो गलत स्टेटमेंट नहीं है, या तो कोई एरर की वजह से गलत स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब सम अप करते हैं अपने इसको, कि जो ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विथ एसए 200, क्या, कि भाई जो फाइनेंस इंश्योर देना, रीजनेबल एश्योरेंस देना, रीजनेबल एश्योरेंस देना किसके लिए, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम, एज अ होल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ होल क्या है, फ्री है। किससे फ्री है, उसमें क्या चीज नहीं है, मिसस्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्या नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री, फ्री मतलब उसमें क्या नहीं है, मेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके। क्या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, और एरर मतलब खुद क्लरिकल या ह्यूमन एरर की वजह से, गलती से भी हो सकता है, या जानबूझ के भी मिसस्टेटमेंट डाल सकते हैं अपने, है ना। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि भाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वो मटेरियल में स्टेटमेंट चाहे गलती से भी हो सकता है या जानबूझ के फ्रॉड करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है अपना, किसके हिसाब से, ऐसे 200 के हिसाब से, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी आगे क्या बोलता है, सेकंड पार्ट, आगे क्या बोलता है कि भाई ऐसा होगा अगर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री होने चाहिए फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो अनेबल करता है ऑडिटर को कि वो एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन। हमारा मेन ऑडिट का मोटिव क्या है, ओपिनियन देना, ठीक है। तो ऑडिटर एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है प्रिपेयर किए गए हैं सारे मटेरियल रिस्पेक्ट्स में, मतलब सारे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स में, इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इतना जान लो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म अभी अपने एएफआरएफ यूज करेंगे, पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब कि एंटिटी, कोई भी, एग्जांपल कंपनी, एलएलपी, या कोई भी ट्रस्ट हो गया, या अपना पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। तो ये कंपनी का जब आप ऑडिट करोगे तो उसके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा आएगा कंपनी का, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कंपनीज एक्ट, कंपनी को एप्लीकेबल लॉ कौन सा है, कंपनीज कैसे फॉर्म होती है, हमने लॉ कौन सा पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं ना, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, कंपनीज एक्ट। जैसे एलएलपी की बात करूं तो एलएलपी एक्ट पढ़ते हैं ना अपने, है ना। तो एलएलपी एक्ट, एलएलपी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर जब आप पार्टनरशिप का ऑडिट कर रहे हो तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट है अपने पास, तो ये उसमें पार्टनरशिप एक्ट, तो आप देख सकते हैं कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब कौन सा लॉ, कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है एंटिटी को, उसे बोलते हैं हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी हमारे लिए हम कंपनीज का पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो कंपनीज के लिए तो क्या होता है, कंपनीज एक्ट, है ना। साथ साथ में और भी एक्ट होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट लगने वाला है, मतलब बहुत सारे एक्ट का कंप्लायंस करना है अपने को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी
फिर स्टैंडर्ड्स ऑन, फिर इंड एस, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। पर मेन क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपना कंपनीज एक्ट। तो मतलब जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो ना, उसको कौन सा लॉ, कौन सा रूल्स, कौन सा रेगुलेशन जो उसको लग रहे हैं, उसके हिसाब से जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, वो होता है उसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF। ठीक है, अभी फटाफट दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपने, SA 200 का दूसरा पॉइंट देखते हैं कि टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। मतलब जो ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा ना, ये हमारा ऑडिटर है, ठीक है, जो इसने ऑडिट किया होगा ना, तो उसको क्या मिली होगी, ऑडिट फाइंडिंग्स, मतलब चीजें मिली होंगी ना ऑडिट में। ऑडिट क्या है, मतलब कुछ कुछ फाइंडिंग्स मिली होगी, कहाँ फ्रॉड है, कहाँ मिस स्टेटमेंट है एरर की वजह से, और या फ्रॉड की वजह से, फिर कोई चीजें एंटिटी ने कम रिपोर्ट की है एक्चुअली में जो ज्यादा होनी चाहिए, या कंपनी का प्रॉफिट, या कोई भी दूसरी चीजें जो ऑडिटर फाइंड करेगा, जो उसकी ऑडिट फाइंडिंग्स में आती है वो, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, रिपोर्ट देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। वो अपने देखा ना, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसएस। कम्युनिकेट इन द सेंस कि जो हमारे एसएस है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो बताएंगे ऑडिट कैसे करना है। ठीक है, तो वो ऑडिट कैसे करना है, तो उसके हिसाब से मतलब जैसे अगर हमने ऑडिट फाइंडिंग्स ढूंढी, ठीक है, चीजें मिली अपने को कंपनी में गलत या कुछ जो भी सही है, तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उन चीजों के बारे में, ऑडिट फाइंडिंग्स के बारे में क्या बोलते हैं, उस हिसाब से ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, उस हिसाब से क्या करेगा ऑडिटर, रिपोर्ट में अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट देखी ना आगे कि ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देना है, मेन ऑडिट का मोटिव, तो ऑडिटर ओपिनियन देगा बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओके, और ये सारा हो किस पे रहा है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो रहा है। ऑडिट किसका हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है। तो ये मत बोलना कि भाई ये सब ऑडिट हो रहा है, पर क्या किसका ऑडिट कर रहा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर रहे हैं। और उसमें जो ऑडिट फाइंडिंग्स होगी इन अकॉर्डेंस विद, और इन ऑडिट फाइंडिंग्स, उस पे वो क्या करेगा ऑडिटर, उसको कम्युनिकेट करेगा किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। कहां पे करेगा, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, अभी इसका एनालिसिस ये आगे ही अंदर डीप में दिया हुआ है कि भाई जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। एश्योरेंस मतलब भरोसा दिलवाना, कि भाई भरोसा ऑब्टेन करना या कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना, एश्योरेंस लेना कि भाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है कि नहीं फ्रॉम एज अ होल, फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट, मटेरियल में स्टेटमेंट हमने आगे देखा, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फिर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग होता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब एकदम टॉप लेवल 100% कॉन्फिडेंस, मतलब 100% श्योरिटी। और रीजनेबल एश्योरेंस मतलब वो 100% श्योरिटी नहीं देती है, पर हाई डिग्री, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस का डिस्टिंग्विशमेंट अपने को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट है ना, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं आता है। 100% कॉन्फिडेंस, 100% श्योरिटी हम नहीं देते हैं। हम क्या, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, 100% नहीं, पर मतलब बहुत ज्यादा डिग्री का ही एश्योरेंस देते हैं, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस देखो, जैसे इधर बताया कि वो गारंटी होता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है, उसमें नहीं ही है मिसस्टेटमेंट, कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पर रीजनेबल एश्योरेंस वो गारंटी नहीं देता है, ऑल्दो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है जैसे मैंने बताया, पर वो कंप्लीट एश्योरेंस, वो गारंटी नहीं देता है कि नहीं ही होंगे मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरी किया जाता है बाय ऑडिटर विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट एविडेंस निकालता है, उसको इवैल्यूएट करता है, उस हिसाब से कंक्लूजंस ड्रॉ करता है, फिर ओपिनियन बनाता है। ये जनरली क्या है, पूरा प्रोसेस है। अभी और आगे थोड़ा सा डीप में है ना, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।